महेश नाम का एक लड़का था जिसने कठिन परिश्रम और पहलवानी भी की थी। आ जाओ, और कितनी कसरत करोगे? चलो, हमें खाना भी खाना है। 22, 23, 24, बस दादाजी, एक और। मेरी उम्र हो गई है बेटा, मुझे ज्यादा बोलने पर मजबूर मत करो। महेश कसरत करना बंद कर देता है और दादाजी को खाना परोस कर देता है। दादाजी, आपसे मैंने कितनी बार पूछा है, मुझे मेरे बचपन की बातें क्यों याद नहीं आती? मेरे सारे दोस्त बचपन की कई सारी बातें और बचपन की कई सारी मस्ती भरी बातें बताते हैं, लेकिन उनमें एक अकेला मैं ही हूँ जिसे कुछ भी याद नहीं। बेटा, समय आने पर मैं तुम्हें सब बता दूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। समय आने पर कम से कम मुझे मेरे बचपन की तस्वीर तो दिखाइए कि मैं दिखता कैसा था। तुम अब शांत हो जाओ, कल हमें एक जगह जाना है, जाकर उसकी तैयारी करो। महेश उस दिन कुछ नहीं कहता और अगले दिन महेश के दादाजी उसे एक वीरान बगीचे में लेकर जाते हैं, जहाँ ना तो कोई इंसान था और ना ही कोई जानवर। हर तरफ बस पेड़ ही पेड़ और पौधे ही पौधे। ये अधमरा बगीचा, आप मुझे ये कहाँ लेकर आए हैं? जब से तुमने होश संभाला है, तुम हमेशा मुझसे एक ही सवाल पूछते हो, उसी का जवाब देने यहाँ आया हूँ। महेश बगीचा देखकर पहले से ही संशय में था। चारों तरफ सिर्फ पेड़ और पौधे ही थे। उसी वक्त महेश के दादाजी ने एक बड़ा सा फावड़ा निकाला और महेश से कहा, इस बगीचे के बीचों बीच मैंने तुम्हारे बचपन के राज छुपा कर रखे हैं। आज आप मेरी कसरत का नतीजा देखिए बस। महेश फावड़े से बगीचे के बीचों बीच खुदाई करने लगता है। देखते ही देखते वहाँ से बहुत बड़ी रोशनी आती है, जिस रोशनी के पीछे एक बक्सा रखा हुआ था। हाँ, इसे बाहर निकाल दो और इसे बड़े आराम से खोलना। जी दादाजी, लेकिन ये है क्या और आपने यहाँ क्यों छुपा कर रखा है? महेश के इतना पूछते ही दादाजी ने उस चमकते बक्से को खोला और उसमें से एक नक्शा निकाला जो कि बहुत पुराना था। ये नक्शा कैसा है और ये आपने यहाँ क्यों रखा हुआ था? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तब दादाजी ने महेश से सारी बातें बताई। मैं इस बगीचे में माली का काम किया करता था, तब तुम्हारी माँ इस नक्शे को और तुम्हें साथ लेकर आई थी। इस नक्शे का रास्ता एक जादुई झूले की तरफ जाता है। मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पीछे तांत्रिक पड़े हुए हैं। इस नक्शे के जरिए मैं एक जादुई झूले में फंस जाऊंगी। मुझे एक वरदान मिला है, एक जादुई झूले का। मेरा बेटा जब 25 साल का होगा तो वो जादुई झूला खोलेगा। तब तक कृपा करके आप मेरे बच्चे को संभाल लीजिएगा, वरना हम दोनों की जान खतरे में रहेगी। लेकिन मैं इस बच्चे को पालूंगा कैसे? मेरे पास ना तो पैसे हैं और ना ही कोई साधन। कृपा करके इसे आप यहाँ से दूर, कहीं दूर ले जाइए, अपने रिश्तेदारों के पास या कहीं भी, जहाँ पर भी ये सुरक्षित हो। तब तक मैं इसे अपने मामा के यहाँ रखूंगा। 25 साल तक इसे पालने पोसने के बाद मैं इसे ये नक्शा दे दूंगा। आप इसे पाल पोस कर बड़ा कीजिएगा। जब सब ठीक होगा तब आप इसे नक्शा दे दीजिएगा। नक्शे में एक झूले का पता है, उस झूले की मदद से ये अपने परिवार यानी कि हमसे मिलेगा। और जैसे ही ये बात महेश ने सुनी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। अपने दादाजी के गले लगकर वो रोने लगा और कहने लगा, मेरा परिवार है, मेरा सब कुछ है और मैं सोचता रहा कि सिर्फ आप ही हैं। मुझे उनसे जल्दी मिलना है, मुझे मेरी माँ से मिलना है और इसके लिए मैं ये नक्शा पार करने के लिए तो क्या, कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। महेश अगले ही दिन उस नक्शे को लेकर अपने दादाजी से विदा लेता है और उस नक्शे को पढ़ने की कोशिश करता है। इस नक्शे में क्या लिखा है कुछ समझ नहीं आ रहा। काश थोड़ी बहुत ज्योग्राफी मुझे भी आती, कम से कम नक्शा देखना तो सीख ही जाता। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। महेश कुछ दूर उस नक्शे को लेकर चलता है, तब उसे एक बड़ी सी गुफा दिखाई देती है और वो वहाँ पर बैठ जाता है। वो नक्शा अपने बैग में रखता ही है कि तभी उस बैग में से आवाज आती है, तुम कहो तो तुम्हारी मदद मैं करूं?
नक्शे को बोलता देखकर महेश डर जाता है और वहां से उठ खड़ा होता है। कौन बोल रहा है? ये किसकी आवाज है? कौन है मेरे बैग में? अरे बाबा, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मुझे निकालो अपने बैग से। महेश ने बैग खोला और उसमें से नक्शा निकाला। तब उसे समझ में आया कि नक्शा ही उससे बातें कर रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। उस गुफा के अंदर जाओ, वहाँ तुम्हें एक झूला नजर आएगा। महेश जैसे ही अंदर गया, उसने वहाँ देखा कि एक झूला लगा हुआ है जिसमें आग लगी हुई है। उस आग के झूले को देखकर महेश संकोच में पड़ जाता है। अब इस झूले में बैठ जाओ। इस झूले में बैठते ही तुम अपने भाई और अपनी माँ के पास पहुँच जाओगे और ये आग का झूला हीरे के झूले में तब्दील हो जाएगा और तुम्हें तुम्हारे खानदानी बगीचे में लेकर जाएगा जहाँ तुम्हें तुम्हारी माँ ने छोड़ा था। लेकिन मैं इस आग के झूले में कैसे बैठूं? इससे तो मेरी जान चली जाएगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरा काम बस रास्ता दिखाना था, सो मैंने दिखा दिया। इतना कहकर नक्शा चमक उठा। नक्शे ने रास्ता दिखा दिया था। महेश बड़े संकोच के साथ उस आग के झूले में बैठ गया। वो झूला हिलने लगा। महेश झूला झूलने लगा। आग की लपटें तेज होती गईं। झूले की रफ्तार ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन महेश को आग छू भी नहीं रही थी। उस पर आग का कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन इस आग से मुझे कुछ हो क्यों नहीं रहा? मम्मी, बहुत डर लग रहा है। महेश झूला इतनी तेज झूल रहा था कि वो झूला महेश को लेकर उसी बगीचे में आ गया जहाँ उसकी माँ उसे बचपन में छोड़कर गई थी, उनका खानदानी बगीचा। ये मैं कहाँ आ गया हूँ और ये सब क्या हो रहा है? महेश की नजर उसकी माँ पर पड़ी। वो बहुत रुआं सा हो गया। बेटा, तुम आ गए। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। मैं तुम्हारा कितने सालों से इंतजार कर रही थी। मुझे भी आपकी याद आती थी। अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए और अपने घर जाना चाहिए। रुक जाओ, असली चीज, मुझे जो वरदान मिला था हीरे के झूले का, उसे तो हम पूरा कर ले। उस आग के झूले पर बैठ जाओ, फिर वो आग हीरे का हो जाएगा। क्या सच? लेकिन मैं उसमें अकेला बैठा था, तब तो कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे साथ मुझे भी बैठना होगा। दोनों माँ बेटे आग के झूले में बैठ गए और वो झूला फिर से वैसा ही चलने लगा। देखते ही देखते झूला झूलते हुए ही वो आग का झूला हीरे के झूले में बदल गया। महेश की माँ का वरदान काम कर गया, जिसे देख दोनों बड़े खुश हुए। तब महेश ने कहा, माँ, ये सब आप और आपके भरोसे की वजह से हुआ है। आज मुझे मेरा खोया हुआ परिवार मिल गया। मेरी याददाश्त भी वापस आ गई। मैं बड़ा खुश हूँ माँ। हीरे के झूले ने कमाल कर दिया। शुक्रिया तो तुम्हें अपने माली दादाजी का करना चाहिए, जिन्होंने तुम्हारी इतने सालों तक देखभाल की। उनकी वजह से ही ये सब मुमकिन हो पाया है। आज से उन्हें भी हम अपने साथ ही रखेंगे। अब हम सब साथ में रहेंगे, सब मिलकर। महेश अपने परिवार के साथ रहने लगा। हीरे के झूले की मदद से उसने एक बड़ा सा घर भी ले लिया और साथ ही दादाजी को भी बुला लिया। दोनों माँ बेटे खुशी खुशी रहने लगे और अपना जीवन अच्छे से बिताने लगे। बहुत दूर देश की बात है। एक कस्बे में डेजी और अप्रैल नाम की दो बहनें अपनी बीमार माँ के साथ रहती थीं। अप्रैल, मैं दूध दूह रही हूँ, तू जरा माँ को दवा दे दे और थर्मामीटर से उनका बुखार भी चेक कर लेना। अप्रैल डेजी से छोटी थी। अप्रैल को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसकी बड़ी बहन उसे किसी बात का ऑर्डर दे। डेजी मुझसे बड़ी है, इसलिए ज्यादा अम्मा बनती है, हर काम के लिए मुझे ऑर्डर देती है और खुद दूध दूहने के बहाने आंगन में बैठकर लड़कों को ताड़ती रहती है। अब ये इतनी सारी दवाइयाँ हैं, पता नहीं कौन सी दवाई देनी है। क्या मुझे डेजी से पूछना चाहिए? नहीं, उस बेकार इंसान से पूछने का कोई मतलब नहीं। ये गुलाबी वाली गोली खिला देती हूँ, ये माँ ने बहुत दिनों से नहीं खाई है। अप्रैल अपनी माँ को अनजाने में गलत दवा खिला देती है। गलत दवा खाने के कारण माँ की तबीयत बिगड़ जाती है। अप्रैल घबरा जाती है। डेजी, जल्दी अंदर आओ, पता नहीं माँ को क्या हो गया है। क्या हुआ?
मैंने माँ को ये वाली दवाई खिलाई, फिर पता नहीं माँ को क्या हो गया। अरे नहीं, ये तुमने क्या किया? माँ को गलत दवा खिला दी। मैंने जानबूझकर नहीं किया। रो मत बेटियों, शायद मेरे भाग्य में आज का दिन ही अंतिम लिखा है। वैसे भी मैं अपनी बीमारी से परेशान हो चुकी हूँ। मरने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। माँ डेजी और अप्रैल को एक संदूक निकाल कर देती है और मर जाती है। नहीं माँ, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे माफ कर देना माँ, मैंने आपको गलत दवा खिला दी। माँ वापस आ जाओ, माँ वापस आ जाओ। अब हम किसके सहारे जिएंगे? दोनों बहनें संदूक खोलकर देखती हैं। संदूक में 2 पोटलियां और एक लेटर था। डेजी लेटर पढ़ती है। मेरी प्यारी बेटियों, तुम्हारी उम्र अब विवाह करने लायक हो चुकी है, लेकिन मेरे जाने के बाद ऐसा कोई नहीं जो तुम्हारे लिए योग्य वर ढूंढे। इस संदूक में 2 पोटलियां हैं जिनमें हीरे हैं। तुम दोनों हीरे लेकर यात्रा पर निकलना। क्योंकि तुम दोनों बहुत सुंदर हो, इसलिए कई लोग तुम्हारे सामने विवाह का प्रस्ताव रखेंगे, लेकिन किसी की शक्ल सूरत के आधार पर उससे विवाह मत करना। विवाह उसी से करना जो 1 हीरे के बदले तुम्हें 4 हीरे लाकर दे दे। डेजी और अप्रैल हीरे लेकर यात्रा पर निकल पड़ती हैं। जब वे कुछ दूर पहुंची तो एक लड़का डेजी के पास आकर बोला, हे सुंदरी, मेरा नाम पीटर है, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? डेजी अपनी पोटली से एक हीरा निकालकर लड़के को देती है और कहती है, अगर तुम इस हीरे के दम पर 4 हीरे लेकर इस पते पर लौट आए तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा। वे कुछ दूर और चलते हैं तो एक घुड़सवार अप्रैल के पास आता है। हे खूबसूरत लड़की, तुम्हारे रूप ने मुझे मोहित कर दिया है, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? हाँ, कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है, मैं तुम्हें 1 हीरा दूंगी। तुम्हें इसके बदले मुझे 4 हीरे लाकर देने होंगे। जब 4 हीरे हो जाएंगे तो ये मेरे घर का एड्रेस है, यहाँ आ जाना। अप्रैल और डेजी की पोटलियों में 4-4 हीरे थे। वे रास्ते में आगे बढ़ते गए और शादी का प्रस्ताव रखने वाले लड़कों को अपनी पोटलियों से 1-1 हीरा देते गए। जब उनकी पोटली के सारे हीरे खत्म हो गए तो वे दोनों घर लौट आए। तीसरे नंबर पर जो लड़का मिला था वो बहुत हैंडसम था। अच्छा होता मैंने उसी से विवाह के लिए हाँ कर दिया होता। ये हीरों के चक्कर में हम कहाँ फंस गए। धैर्य रखो अप्रैल, धैर्य रखो अप्रैल। हमें अपनी माँ पर भरोसा रखना चाहिए। उन्होंने जो भी किया है कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन डेजी और अप्रैल के पास कोई लड़का लौटकर नहीं आता। ऐसे हम कब तक इंतजार करते रहेंगे? इस तरह तो हमारी शादी की उम्र ही निकल जाएगी। इतने अच्छे लड़के मिले थे, लेकिन माँ की योजना की वजह से सब हाथ से निकल गए। लड़के तो गए ही और हीरे भी चले गए। तुम चिंता मत करो अप्रैल, माँ ने तुम्हारे और मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। अगर अगले 6 महीने में कोई लड़का नहीं आता तो अगर तुम चाहो तो शादी कर सकती हो। कुछ महीनों बाद पीटर नाम का एक लड़का लौट आया जिसने डेजी को पसंद किया था। मैंने 1 हीरे की दम पर कमाई करके 4 हीरे बना लिए हैं। डेजी की शादी हो जाती है। तुम्हारी तो शादी हो गई और मैं ऐसे ही रह गई। लगता है मुझे लेने कोई नहीं आएगा। आएगा अप्रैल, थोड़ा धीरज रखो। माँ, तुम आसमान से देख रही हो ना, क्या ईश्वर इतना निर्दयी है? मैंने जिन लड़कों को हीरे दिए थे उनमें से कोई भी लौटकर क्यों नहीं आता? आखिरकार एक दिन जॉन नाम का एक लड़का आता है जिसने अप्रैल को पसंद किया था। तुम्हारे दिए 1 हीरे को बेचकर मुझे जो पैसे मिले, मैंने उन्हें अलग अलग जगह पर निवेश किया और इतना पैसा कमाया कि आज मैं 4 नहीं बल्कि पूरे 10 हीरे लेकर लौटा हूँ। मुझे लगता है कि तुम दोनों की माँ बहुत बुद्धिमान रही होंगी। वे निवेश की ताकत जानती होंगी। इस तरह अप्रैल की भी शादी हो जाती है। देखा मेरी प्यारी छोटी बहन, माँ की बुद्धिमानी की वजह से आज हमें इतने बुद्धिमान जीवन साथी मिल पाए और हमारे हीरे भी वापस आ गए। ठीक कहा,
आज मुझे एहसास हुआ कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। नन्ही नैना अपनी 3 सहेलियों के साथ गांव की नदी के किनारे लगोरी खेल रही थी। नैना ने गेंद फेंकी और उसकी 2 सहेलियों ने चिप्पी उठा ली। नैना जब उन दोनों के पीछे दौड़ रही थी, तभी उसका ध्यान 2 व्यापारियों पे गया जो चांदी के जेवर लेकर नदी के उसी गांव की ओर आ रहे थे। मधुरा, जिया, पलक, वो देखो। अरे वाह, कितने खूबसूरत जेवर। मैं तो माँ से बोल के कंगन लूंगी। मैं भी, और मैं भी। नैना उदास हो गई। क्या तुम्हें कंगन नहीं चाहिए? मुझे भी कंगन चाहिए, पर दादी के पास पैसे नहीं होंगे। नैना, तुम दादी से बोल के तो देखो। दादी तो मेरे पापा से भी बड़ी हैं, उनके पास तो पैसे होंगे ही। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तुम मेरी बात सुनो, घर जाओ और दादी से बोलो। वो ना माने तो हट करना। आखिर तुम्हारा रोना धोना देखकर वो तुम्हें भी कंगन दिला ही देंगी। ठीक है, अभी घर जाके दादी से बात करती हूँ। नैना वहाँ से दौड़ते हुए निकली। उसका ध्यान नहीं था और उसने राह चलती हुई एक मोटी मौसी को धक्का मार दिया और वो खुद जमीन पर गिर गई। अरे ओ नैना, आंखें हैं या टमाटर? मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रही क्या? माफ कर दो मौसी, थोड़ी जल्दी है। पता नहीं आजकल के बच्चों को इतनी जल्दी क्यों रहती है। नैना हांफते हुए अपने घर पहुंची। दादी, दादी। क्या हुआ नैना? वो गांव में जेवर बेचने वाले व्यापारी आए हैं। वो तो हर साल आते हैं, इसमें कौन सी नई बात है? मुझे भी कंगन चाहिए। नैना, तुम्हें तो पता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन मेरी सारी सहेलियां कंगन लेने वाली हैं। मुझे नहीं पता, मुझे भी कंगन चाहिए। दादी, मुझे कंगन चाहिए। नैना ने रोना शुरू कर दिया। नैना की हठ देखकर दादी उसके पास आई। बेटा, हमारे पास पैसे नहीं हैं, कोई कमाने वाला भी नहीं है। अगली साल थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके अपनी राजकुमारी के लिए उसका मनपसंद कंगन ले लूंगी। नहीं दादी, मुझे कंगन चाहिए। अच्छा ठीक है, अगर हमारे पास घर में इतने पैसे हैं तो हम कंगन ले लेंगे। चांदी के जेवर के व्यापारी गांव में अलग अलग घूमकर जेवर बेचने लगे। भुवन गांव में घूमते हुए ग्राहकों को बुला रहा था। चांदी के जेवर ले लो, चमकते कंगन ले लो, चमकती नथनी ले लो। और दूसरा व्यापारी जीवन जेवर बेचने मधुरा के घर आया, जहां मधुरा की दादी ने मधुरा के लिए एक चांदी का कंगन खरीद लिया। शुक्रिया दादी। और वहां नैना व्यापारियों की राह तकते हुए दरवाजे पर ही खड़ी थी। उसे भुवन आता हुआ दिखा। चांदी के जेवर ले लो, चमकते कंगन ले लो, चमकती नथनी ले लो। ओ काका, यहाँ आइए, मुझे कंगन चाहिए। नैना ने भुवन को अपने घर में बुला लिया और फिर दादी ने भुवन से कहा, अरे बेटा,
इस बच्ची के माप का कोई कंगन है क्या? है ना चाची, ये देखिए। नैना ने एक कंगन पहना जो उसे बहुत अच्छा लगा। इस कंगन का कितना दाम है? चाची, है तो ये खरा चांदी, लेकिन बच्ची को इतना पसंद आया है इसलिए इसका दाम सिर्फ 20 सिक्के। 20 सिक्के? अरे बेटा, इतनी तो हमारी महीने की भी कमाई नहीं है। अरे चाची, जब कंगन खरीदने के पैसे नहीं है तुम्हारे पास तो मुझे रुकाया ही क्यों? खाली पीली मेरा टाइम खराब कर दिया। इतने समय में तो मैं 2 और कंगन बेच लेता। भुवन निकलने ही वाला था और वहाँ नैना उदास हो गई। नैना की रोती हुई शक्ल देख दादी बोली, रुको बेटा, ये देखो, ये मेरा कंगन है। क्या इसके बदले तुम बच्ची के लिए कंगन दे सकते हो? भुवन ने वो कंगन अपने हाथों में लिए। उस पे कुछ काली परतें चढ़ी हुई थीं। भुवन ने नाखून से उन परतों को खुरेदा तो उसे दिखा कि वो कंगन खरे सोने का था। अरे बाप रे, ये कंगन तो खरे सोने का है। लगता है बुढ़िया को ये पता नहीं है। क्यों न मैं इस कंगन को कौड़ियों के भाव खरीदूं? ये तो बिल्कुल व्यर्थ है, ये बिल्कुल काला हो चुका है। इसके बदले में बच्ची को कंगन नहीं दे सकता, लेकिन कानों की बाली जरूर दे सकता हूँ। लेकिन मुझे तो कंगन ही चाहिए। मैं तो सिर्फ बाली ही दे सकता हूँ। हाँ। दादी ने नैना की ओर देखा और भुवन वहाँ से चला गया। भुवन घर से बाहर निकला। थोड़ी देर में वापस आके सौदा कर लूंगा। वाह, आज तो सोने का कंगन मिलेगा। भुवन वहाँ से चला गया और नैना फिर दरवाजे पर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद जीवन वहाँ पहुँचा। जेवर ले लो, चांदी के जेवर ले लो। ओ काका, यहाँ आइए, मुझे कंगन चाहिए। एक बार फिर दादी व्यापारी से बात करने लगी। बेटा, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं जिससे मैं एक चांदी का कंगन ले सकूं। ये देखो, ये मेरा कंगन है। तुम इसके बदले अगर बच्ची को कोई कंगन दे सको तो बहुत अच्छा होगा। जीवन ने वो कंगन देखा और उसे खरीदी हुई जगह पर खरा सोना दिखा। मौसी, मौसी, ये तो खरा सोना है। तो क्या आप इसके बदले मुझे कंगन देंगे? इसके बदले तो मैं तुम्हें ये सब दे सकता हूँ। ठीक है बेटा, तुम्हें जो उचित लगे वो मुझे इस कंगन के बदले दे दो। जीवन ने दादी को 100 सिक्के और सारे जेवर दे दिए। नैना की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वो खुशी से कूदने लगी। जीवन वहाँ से चला गया। जीवन खुशी खुशी नाव में बैठा और नदी पार करने लगा। तभी भुवन नैना के घर आया। बेईमान व्यापारी, तुमने मुझे ठगना चाहा। वो तो भला हो उस दूसरे व्यापारी का जिसने मुझे सच बताया कि मेरा कंगन खरा सोना था। भुवन वहाँ से नदी की ओर दौड़ने लगा। भुवन नदी के पास पहुँचा और उसने जीवन को नाव में देखा। तुम्हें तो आज मैं नहीं छोड़ूंगा, वो कंगन मुझे चाहिए। भुवन भागता हुआ फिसल गया और वो नदी में जा गिरा। इसलिए कहते हैं कि ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है।